बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बहनों भाइयों आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के महज अब 12 महीने बचे हैं और इन 12 महीनों में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गया है। चुनावी सेनाएं सजाई जाने लगी हैं और चुनावी युद्ध की रणनीति बनने लगी है। और यह रणनीति उत्तर प्रदेश की पूरे देश के लिए एक चर्चा का विषय रहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन है। तो ऐसे में सबके लिए यह एक चर्चा का विषय रहता है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी के चीफ क्या कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। क्योंकि लार्जेस्ट अपोजिशन के नाते निगाहें उन्हीं के ऊपर होती हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी 2022 में है। क्योंकि जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादियों से यह सत्ता छीनी थी, निश्चित तौर पर समाजवादियों के लिए इस बार का चुनाव डू एंड डाई, करो या मरो वाला चुनाव है। लिहाजा समाजवादी पार्टी भी इस पर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता, देश का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश से चुनी जाने वाली पार्टी, इसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से जो नैरेटिव निकलता है वो नैरेटिव पूरे देश का होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन इस देश में होता है। उसका कारण उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रभुत्व, यहां से निकलने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 80 सीटें, राज्यसभा की सीटें और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पोजीशनिंग भारत की राजनीति में। यही कारण है कि सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आपको कहीं से देखने को मिलेंगे किसी राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश है। मोदी जी को भी उत्तर प्रदेश से ही आकर चुनाव लड़कर चुनकर जाना पड़ा। तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महत्व को समझिए। और 2022 का चुनाव वाकई में अद्भुत चुनाव होगा, क्योंकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ने और समाजवादियों के अस्तित्व का चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल, इनकी साइड रोल वाली भूमिका है। तो इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि वक्त सिर्फ 12 महीने का बचा है। अगले साल जब हम लोग इस वक्त पर डिबेट कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो चुकी होगी। यह चुनाव का वर्ष चल रहा होगा अगले वर्ष। तो तैयारियों के लिए वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी तैयारी बुंदेलखंड में हिंदुओं के पवित्र धाम चित्रकूट से शुरू की है। चित्रकूट का भारतीय सनातन समाज में बहुत ही अहम स्थान है। अयोध्या के पश्चात चित्रकूट ही हिंदू धर्म में बेहद पवित्र स्थल के तौर पर माना जाता है और ऐसी प्रचलित मान्यता भी है। पौराणिक काल से चित्रकूट की जो मान्यता है वो आज भी कायम है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ ने अपना चुनावी कार्यक्रम शुरू करने की शुरुआत चित्रकूट से की। तो यानी समाजवादी पार्टी एक अलग संदेश के साथ, एक अलग नैरेटिव के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। वो नैरेटिव आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके ही तरीके से घेरने की पूरी कोशिश। तो बुंदेलखंड क्या करने गए हैं अखिलेश यादव? अब यह अगला सवाल है। व्हाट ही इज डूइंग देयर, वो कर क्या रहे हैं वहां पे? तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर बूथवार एक ट्रेनिंग कैंप चला रही है। उसमें वो अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को और हर बूथ पर उनके जो 20 या 30 यूथ और महिलाएं सम्मिलित हैं, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है कि वोटिंग कैसे करानी है, नैरेटिव, आए हुए नैरेटिव को कैसे पहुंचाना है, और पार्टी का प्रचार प्रसार और सरकार उनकी जब थी तो क्या काम हुए थे और उनकी क्या कार्य योजना 2022 के लिए उसे पहुंचाना। तो समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गई है। तो ये ट्रेनिंग कैंप सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं, रीजन वाइज समाजवादी पार्टी लगाने जा रही है। शुरुआत बुंदेलखंड से हुई, जिसका इनॉग्रेशन ट्रेनिंग सेशन आज क्लोज डोर मीटिंग में अखिलेश यादव ने संबोधित किया और वहां मीडिया अलाउड नहीं था।
यानी तैयारियां किस स्तर की हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी मीडिया से शेयर नहीं की गई है। और ये अब जिलावार तैयारियां शुरू हुई हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी पार्टी वर्कर्स की। इसके अलावा 12 तारीख से यूथ जो नौजवान लोग हैं उनको डेरा डालो घेरा डालो की एक कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दौरान से यह कार्यक्रम की सीरीज शुरू होगी। यानी समाजवादी पार्टी भी लौटकर बीजेपी की स्ट्रेटजी पर आ रही है, जहां इवेंट्स के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को जनता तक पहुंचाना और जन समस्याओं के मुद्दों को या सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना। यह तो हुआ समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी। और अभी अगले कुछ दिन तक अखिलेश यादव बुंदेलखंड में ही प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं कर रहे हैं वो। कांग्रेस की स्थिति फिलहाल समझ नहीं आ रही, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश आई नहीं है, लिहाजा कांग्रेस क्या कर रही है ये किसी को नहीं पता। बहुजन समाज पार्टी की भी रणनीति अभी ओपन नहीं हुई है कि उनकी क्या तैयारी है, स्पष्ट नहीं है। एक प्लेयर है आम आदमी पार्टी, वो दिन भर ताल ठोक के उत्तर प्रदेश में घूमते हैं कि आए और कोई उनसे लड़ ले, लेकिन उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता। और वो पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में उन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश करते हैं जिन मुद्दों के आधार पर या जिन नैरेटिव को सेट करके उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को 3 बार हराया। आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली एक्टिव है। मैं शब्द फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, एग्रेसिवली एक्टिव, यानी आक्रामक तरीके से सक्रिय है उत्तर प्रदेश में। नतीजे कुछ भी हो, लेकिन उसकी सक्रियता देखते बनती है। और संयुक्त जन भागीदारी मोर्चा जो ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे दलों ने मिलकर तैयार किया है, वो भी ग्राउंड हिट कर चुके हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट अपोजिशन और दूसरे अपोजिशंस की तैयारियां कि वो बीजेपी के मुकाबले क्या कर रहे हैं। हर कोई हर जगह यही चर्चा करता है अपोजिशन क्या कर रहा है, तो अपोजिशन ये कर रहा है जो सामान्य तौर पर आपको मीडिया चैनल्स पे दिखाई नहीं देता या अखबारों में छपता नहीं है। तो अपोजिशन भी तैयारी कर रहा है, व्यापक तैयारी कर रहा है, बड़ी तैयारी कर रहा है, और उसने भी शंखनाद किया है। यानी 2022 में संघर्ष आसान नहीं है, संघर्ष बहुत बड़ा है। और बीजेपी के लिए भी उत्तर प्रदेश का रास्ता कोई केक वॉक नहीं है, क्योंकि 2017 की सिचुएशन और 2022 की सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। कुछ बयान सुनिए। यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं। जिस पवित्र स्थल से, चित्रकूट से अगर ये आवाज जाएगी, और खासकर जहां भगवान हम सबके कालानाथ जी के द्वार से जो बात उठेगी वो दूर तक भी जाएगी और बदलाव भी दिखाएगी। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। यद्यपि हमें कोई मंदिर जाए, दर्शन करे, पूजा करे, हमें इसमें किसी के लिए कोई विरोध नहीं है। तो आज इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में उत्तर प्रदेश बहुत ही पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, तो मैंने आज बहुत चुनिंदा मेहमानों को बुलाया है ताकि आप ये समझ सकें कि राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश का क्या है और कौन क्या कर रहा है, विशेष तौर पर विपक्ष क्या कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। मुद्दे क्या हैं, रणनीति क्या है। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, एमएच खान बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज आप सब लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोगों को अपनी फेवरेट पसंदीदा राजनीतिक परिचर्चा में लौटने का अवसर मिला है। तो निश्चित तौर पर आप सबको लगा होगा कि चलो लौटकर अब पॉलिटिक्स पे बात उत्तर प्रदेश में शुरू तो हो गई है। तो मनोज पांडे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अखिलेश यादव ने चित्रकूट से अपनी चुनावी यात्रा और चुनावी कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया? आप कोई और भी जगह चुन सकते थे, वाई चित्रकूट? देखिए, ये कोई बाध्यता नहीं है राजनीति में
राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से अपने स्थान को चयन करते हैं। जहां तक बुंदेलखंड का सवाल रहा, तो मैं आदरणीय ब्रजेश जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य उस समय भी बुंदेलखंड में हुए थे, चाहे वो खाद्यान्न पैकेट का सवाल रहा हो, चाहे नए तालाबों के सृजन का रहा हो, और नहरों में पानी दिलाने का सवाल रहा हो। सबसे ज्यादा वर्क उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और लोहिया समग्र गांव सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में दिए गए थे। जी, तो क्या सिर्फ यही कारण है कि आप अपना कार्यक्रम वहां से शुरू कर रहे हैं? आज अगर वहां नहीं, बिल्कुल, हम बुंदेलखंड को हमारी सरकार ने सदैव प्राथमिकता दिया है, इसलिए कि आर्थिक रूप से वो पिछड़ा क्षेत्र रहा है। अगर आप एग्रीकल्चर में भी देखें तो वो पिछड़ा रहा, और मैं कृषि मंत्री रहते हुए उस क्षेत्र को दलहन का हब मैंने अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर उसको हब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें काफी हम हद तक कामयाबी हुए। जी, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्या ऐसा ट्रेनिंग कैंप आप लोग चला रहे हैं, इसमें क्या बताते और सिखाते हैं, और इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी आप लोगों को? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, हम अपनी चुनावी रणनीति या हम लोगों की जो अंदर की स्ट्रेटजी है वो तो हम ओपन मीडिया पे नहीं बता सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी सतत 2017 से लेकर आज तक अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने सेक्टर के कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने ब्लॉक और विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बल पर अच्छी तैयारी कर रही है, और हम मजबूती से उनको प्रेशर दे रहे हैं कि जो राज्य में सरकारें हैं या केंद्र में जो सरकारें हैं जी, जिन्होंने केवल झूठ का मुद्दा बना करके, ऐसे सपने दिखा करके जो सपने कभी नहीं पूरे होने थे, उन पर वो सरकारों में आई है और जनादेश को प्राप्त किया है। तो उन सबसे लड़ने के लिए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। मेरा अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को अपना एक तरीके से वैचारिक हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, तो क्या समाजवादी पार्टी का वैचारिक मुख्यालय चित्रकूट है? देखिए ब्रजेश जी, धर्म किसी व्यक्ति की बकौती नहीं है। भारत में 135 करोड़ लोग जो रहते हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं और धर्मों के अनुयायी हैं। भगवान राम हो और चाहे भगवान परशुराम हो, ये सबके हैं, और ये सबके लिए रहे, सबके लिए, सब समाज के लिए इन्होंने काम किया है। तो हम जिनको मानते हैं जी, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये बाध्यता नहीं मैं है। आप पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं पूछ है। रहा हूं कि क्या वैचारिक मुख्यालय, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। नहीं तो ठीक है, चित्रकूट भगवान राम की तपस्थली रही है जी, और कामदगिरी जी पर्वत, हाँ, या भगवान राम की जो कथा है, हाँ, उसका बहुत सारा इतिहास चित्रकूट से जुड़ा हुआ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उसी नैरेटिव की तरफ तो आप बढ़ गए हैं जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का है। आपका भी वही नैरेटिव है, बस स्थान बदला हुआ है। भगवान राम ने उसी, ब्रजेश महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, भगवान ने चित्रकूट में ही बैठ करके रावण राज्य से जीतने का संकल्प लिया था, और वहीं से उन्होंने शक्ति प्राप्त मनोज किया जी, हम था। सब चित्रकूट जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारे तो घर के पड़ोस में ही है, हम सब उसकी महिमा को जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, किलोमीटर दूर है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आज मैंने एक दृश्य देखा कि अखिलेश यादव नंगे पांव कामदगिरी पर्वत भगवान कामतानाथ के परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग पहले नहीं करते थे ये सब, अब दिखावा और वोट पाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करूंगा भाई ब्रजेश जी, और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कम से कम आपने उनके नंगे पैरों को देखा। लेकिन इस देश में कुछ लोग तो अखिलेश जी को कुछ दूसरा बनाने में लगे रहते हैं। देखिए, अखिलेश जी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, और समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा रहता है कि हम सभी धर्म के मानने वाले अनुयायियों को साथ लेकर के चलते हैं, और आज से नहीं, शुरू से। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं। भाई पुरी जी, ये बदली हुई समाजवादी पार्टी से कैसे निपटिएगा? इतना ही प्रश्न है तो उत्तर देना प्रारंभ करता हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर आप इसको सवाल के निहितार्थ नहीं समझ पाए तो वैसे आप विद्वान प्रवक्ता समझ रहा हूँ, भावार्थ भी समझ रहा हूँ और संबंधार्थ भी समझ रहा हूँ, क्यों संबद्ध है। अब आते हैं सीधे सीधे, किसी राजनीतिक दल को अपना कार्यक्रम कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके दर्शन के साथ करना है, ये उनका निजी मसला है। लेकिन आपने कहा ना कई दिनों बाद मैंने टेस्ट बदला है और आपके टेस्ट के हिसाब से आया हूँ,
मैं इसीलिए कर रहा हूँ ब्रिजेश जी, कई डिबेटें मैंने पहले भी आपकी अटेंड की हैं, बीजेपी सरकार के पहले भी और सरकारों में भी। कुल मिलाकर के एक बात कह सकता हूं कि राजनीति के अंदर जो नैरेटिव है उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अब दिल्ली में भी दीपावली का प्रसारण होने लगा है, मुख्यमंत्री जाने लगे हैं। ये बात अब केजरीवाल के और लिए कह रहे तमाम दल के लोग भी तमाम तरीके से जिसे सांप्रदायिक कम्युनल कहते थे, अब वह दर्शन ही नहीं कर रहे, मंदिर की चौखट पे वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। अब ये देश का संविधान कहां तक इसको जायज ठहराता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट लोग, बड़ी चर्चा मैंने सुनी, वो खुद ही जानते हैं। लेकिन चुनावी हिंदू कैसे आपको होते? ऑब्जेक्शन है? नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं मैंने कहा ममतानाथ जी अरे के भाई, दरबार सुन पे अखिलेश यादव ने वोट मांगा या सरकार जाने की इनकी बीजेपी वालों के लिए कहा? अच्छा अब आ जाए, नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं। निंदक नहीं, मुद्दा तो उठाया आपने। अरे निंदक नारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अब सुन तो लीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी अयोध्या से कैंपेन शुरू कर चुके हैं, परिणाम जानते हैं। जैसे कर्म है, प्रभु तो कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने का काम करते हैं। दरवाजे पे जल्दी आए, उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव की और तुरंत कर्मफल के लिए चित्रगुप्त महाराज से कहा बताओ कैसे कर्मफल है, और उसके हिसाब से तुरंत उसका निर्णय। मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या 2017 की तरह ही केक वॉक मानते हैं आप? मुझे लगता है कि अभी 1 जनवरी को इस साल की शुरुआत में हम लोग जेरे बहस आप ही के साथ बैठे थे, और मुझे यह सौभाग्य है कि आपने अपने विद्वत समय में से मुझे कुछ समय प्रदान किया था। मैंने तब भी कहा था 21वीं सदी के इस 21वें साल में भारतीय जनता पार्टी और भारतवर्ष दोनों 21 साबित होंगे, और मैं आज भी एक 7-8 दिन बीते हैं उसके कायम। ओके, सुरेंद्र राजपूत आपके मित्र हैं, वो भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, सुरेंद्र जी का। और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई सबकी तैयारियां पता चल रही हैं कि सारे बाहुबली, सारे सेनापति, सारी सेनाएं आ गई हैं, ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं, साजो सामान ठीक किया जा रहा है, नगाड़े उगाड़े दुरुस्त हो रहे हैं, तलवारें चमकाई जा रही हैं। कांग्रेस क्या कर रही है सुरेंद्र जी? ब्रजेश भाई, हम तो हमेशा से तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। आपके सामने है, संगठन सृजन का हम काम कर रहे हैं। हम 1,08,000 गांवों में अपने बूथ स्तर पे कार्यकर्ता भी बना रहे हैं, अपना संगठन भी ले जा रहे हैं। इस समय अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश तो में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में, जी बिल्कुल उत्तर हेमंत प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल। नहीं मैं नो ऑब्जेक्शन प्लीज। अरे एक मिनट सर, बात अब हेमंत भाई को बीच में, नहीं मैं कुछ नहीं उनका भी बुला रहा, बाद में बुलाऊंगा। अगर बीच में लाएंगे हेमंत भाई को तो नहीं ला रहा, नहीं बड़े हैं हमारे, आप बोले, हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा, क्यों आप वो अच्छा बोले जी आप बड़े हैं हमारे, वो वरिष्ठ हैं हमारे, वो जो कहेंगे हमें मंजूर हो। अच्छा बोले आप प्लीज। तो हम जो आपसे बात बता रहे जी, 1,08,000 गांव में अगर आप देखेंगे, चाहे अजय कुमार लल्लू जी का वो हो, अगर आप चाहें तो आज भी मैं आपको कम से कम नहीं 150 चित्र भेज सकता हूं, जो वो चाहे राकेश सचान के हों, चाहे वो अजय कुमार लल्लू जी के हों, और चाहे हमारे अन्य नेताओं के हों। हर नेता हमारा जो है इस वक्त गांवों की तरफ है और संगठन का सृजन हो रहा है। और रही बात चुनावी मुद्दों की, तो आप ही ने चलाया है, हाथरस हो, कानपुर हो, आप चाहे मतलब वो अपना इस तरफ का हो, जो कौन सा किला था, चुनार के किले के पास में जो गांव था वहां का हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी जगह पर उन्नाव की रेप की घटना हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सड़क पर थी, है और रहेगी। अच्छा, अमित पुरी जी ने एक ऐतराज जताया है, काल में मजदूरों के लिए व्यवस्था करने की बात हो, एक ऐतराज जताया है कि अखिलेश यादव चित्रकूट में मंदिर परिसर से वोट की अपील कर रहे हैं, क्या संविधान इजाजत देता है क्या, ऐसा अमित पुरी जी ने कहा। आप इस पर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, अभी 27 साल बेहाल वाला समय है, फिर ताज का झूमर आएगा। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। हमारी जो धर्म है, धर्म निजी आस्था का विषय है, धर्म हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सिर्फ जो है धर्म को व्यापार का विषय भी बनाते हैं, हमारे लिए धर्म व्यवहार का विषय है। कौन पार्टी अगर कोई भगवान के चरण छू करके अपनी राजनीतिक यात्रा करना चाहता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति? तो अगर अखिलेश यादव चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के दर्शन और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के बाद चुनावी कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो आपको कोई ऐतराज है क्या?
बिल्कुल कोई ऐतराज, हमें क्यों ऐतराज, हमें तो खुशी है कि वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी अमित पुरी जी ने एक बड़ी वो कही थी श्री राजीव गांधी जी के लिए, तो मेरे ख्याल से अमित पुरी जी को इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए। और अयोध्या में राम राज्य लाना आज की कांग्रेस को, सोनिया कांग्रेस को, राजीव कांग्रेस का ये विषय आपत्तिजनक लगता है, तो मैं नहीं समझ पाता। कहा ना, मैं नहीं समझ पाता कि सोनिया कांग्रेस को, राजीव कांग्रेस का अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, डिबेट बिगाड़िए मत, थैंक यू। सुनिए अमित जी, पहली बार में आप बोलने के लिए मना करते हैं, थैंक यू, प्लीज किसी के बीच में नहीं। ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी। ओके, मैं ना एक मिनट जवाब देना जरूरी है, आप 10 सेकंड में जवाब दें। जिस समय जो अमित पुरी जी ने कहा कि श्री राजीव गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी और भगवान चित्रगुप्त ने क्या लिख दिया था, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निर्मम टिप्पणियां हैं। इस तरीके की बात कल किसी के भी साथ थैंक यू, तो समझा आपको ऊर्जा मिल रही होगी। ओके, दीपक वाजपेयी, शुक्रिया। पुरी साहब, आपको बहुत ही संवेदनशील और विद्वान प्रवक्ता हैं, आप टोका टिप्पणी बीच में ना करें तो कृपा होगी, क्योंकि डिबेट बड़े अनुशासन के साथ चल रही है। दीपक वाजपेयी जी को आमंत्रित किया जाए, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। भाई दीपक जी, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि आपका क्या रखा है उत्तर प्रदेश में, ना आपके पास वोट बैंक है, ना आपके पास कोई उत्तर प्रदेश का अनुभव है, आप बेवजह इतना एग्रेसिवली आक्रामक हैं, उत्तर प्रदेश के भीतर एक्टिव हैं, क्यों भाई? देखिए ब्रजेश जी, दिल्ली में जब हम लोगों ने राजनीतिक यात्रा का आरंभ किया आंदोलन के बाद, हमारा कोई अनुभव नहीं था और दिल्ली ने कहा कि भ्रष्ट अनुभव रखने वाले, भ्रष्टाचार का अनुभव रखने वाले राजनीतिकों को हम राजनीति से बाहर करेंगे और जो अनुभवहीन लोग हैं, जिनको अनाड़ी कहा गया था, उन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपी। तब यही दोनों पार्टियां कह रही थी कि ये एक फ्लूक है, इनका तुक्का लग गया है। अब 3 चुनाव हो गए हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खाली हाथ खड़ी है, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि नई राजनीति का क्या मिजाज है। जैसे दिल्ली के लोगों का अधिकार है अच्छी शिक्षा, उनका अधिकार है अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वो अधिकार उत्तर प्रदेश के लोगों का भी है। और उसी अधिकार को लेकर अब ये जो जन आंदोलन यहां चालू हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका सेक, उसका ताप, उसकी गर्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगनी चालू हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरह चुनौती देने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश के, वो बैच से भाग खड़े हुए। हमारे विधायक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए स्कूल देखने के लिए, जो एकदम जर्जर हालत में था, वहां पर उनको पुलिस ने रोका। जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लखनऊ में एक जर्जर स्कूल देखने गए, तो उनको यहां पर पुलिस कमिश्नर ने रोका। वो तो सब आप क्यों उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती ताल ठोकते घूम रहे हैं? जब आपसे यूपी में कोई लड़ना नहीं चाहता तो आप क्यों ताल ठोकते घूम रहे हैं? ये बिल्कुल सही आपने कहा सर, हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता जनता की, जनता के बारे में कोई सोचना ही नहीं चाह रहा है, ये आपस में ही कुश्ती कर रहे हैं। लेकिन आप देखो, आप भी तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद के साथ अपनी एंट्री की, आपने घनघोर जातिवादी राजनीति की आपने उत्तर प्रदेश में। देखिए, जातिवादी ये सरकार है जो एक जाति के उत्थान के लिए उसकी झंडा बरदारी की राजनीति कर रही थी। उस राजनीति को तोड़ना, उसको चैलेंज करना जातिवाद नहीं है। जब कोई आदमी अपने समुदाय के हित के लिए राजनीति करता है और उस आइडेंटिटी राजनीति को जातिवाद की राजनीति कहते हैं। ये 4% बनाम 94% की राजनीति है। संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि टॉप एचलॉन से लेके और नीचे थाने तक जिस तरह एक जाति विशेष के हाथ में प्रदेश का प्रशासन सौंपा गया, फिर जातिवाद कर रहे हो आप। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, इसका कोई जवाब कोई दवा नहीं है, नहीं तो बताते ना आनंद विहार के बस अड्डे पे कौन सा यूपी के लोगों को जन अधिकार देने राजनीति करने आए, हम बिजली और पानी की राजनीति करने आए। अच्छा, एक आरोप लगाया अमित पुरी ने एक आरोप लगाया था, मैं उस आरोप को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब तो दीपावली का प्रसारण करने लगे हैं आप लोग। हाँ, देखिए, हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, अमित पुरी जी बहुत बड़ी पार्टी से, उनके पास समय का है हमारी तरफ देखने का। अगर उनकी राजनीति हमने दिल्ली में मटिया मेट नहीं कर दी होती तो आज ये भी नहीं देख पाते। 2013 में सुन लीजिए, नहीं, मैं पहले राउंड में इंटरप्शन नहीं होने दूंगा। नो प्लीज गो अहेड। जी हाँ ब्रजेश जी, हम लोग की तरफ ध्यान तो भारतीय जनता पार्टी का तब गया जब पिछले 10 साल में इनके चाणक्य अमित शाह जी को हमने दिल्ली में धूल चटाई, तब इन्होंने हमारी तरफ देखा। वरना इनको पता होता कि आम आदमी पार्टी ने अपना पहला कोई ऐसी चाबी रखे हो,
वो बीजेपी को हराने की कोई ऐसी चाबी रखे हो तो सुरेंद्र राजपूत और मनोज पांडे से भी मिलो। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जो काम की राजनीति है, लोगों के मुद्दों की राजनीति है, वही काफी है। मैं केवल यह बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहला चुनावी अभियान वाल्मीकि मंदिर से चालू किया था। नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपका, शुक्रिया। इन्होंने रामायण लिखी, थैंक यू उन वाल्मीकि मंदिर से चालू किया था, इनको ध्यान नहीं है। ओके, थैंक यू। एमएच खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप बहुत हंस रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको इस डिबेट में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अपोजिशन तैयारी कर रहा है, क्या वो ठीक है, या आप चाहते हैं कि इस तैयारी में कुछ आप और बातें अपनी रखना चाहते हैं? नहीं, राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं वो सब अपनी तैयारी करती हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, चुनाव जीतने की तैयारी करती हैं। कोई धर्म के आधार पर अपनी रैली शुरू करता है, कोई कर्म के आधार पर रैली शुरू करता है, तो सबका अपना अधिकार है, अपना कर सकता है। लेकिन देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि हाँ कौन सी पार्टी बड़े तेजी से तैयारी में है, कौन सी पार्टी बड़ा वोट हासिल कर लेगी, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पर आपने देखा कि अखिलेश यादव ने चित्रकूट क्यों चुना? त्रिकोणात्मक नहीं, ये तो देखिए, ये अगर कोई रणनीति बना रहा है इस तरह की, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और उसका फैसला आया, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने करा दिया। ये भी एक बात सोचिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने 142 धारा का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं किसी आधार पर, किसी संदर्भ में और किसी साक्ष्य के आधार पर फैसला नहीं सुना रहा हूं। मैं अपना अधिकार, बाकी है अधिकार है, उसके आधार पर फैसला दे रहा हूं, और उसका स्वागत किया सभी लोगों ने। एक मसला हल हो गया। लेकिन अगर कोई पार्टी ये कहे कि हमने कर लिया तो ये गलत होगा। तो अगर अखिलेश यादव जी करना चाहते हैं वही काम, तो अखिलेश यादव जी भी कर लें, उसमें कोई मना नहीं। एमएच खान साहब, आपको लगता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में टक्कर देने की स्थिति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? आपका अनुमान क्या है? देखिए, मैं अभी आपसे, विजय जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कहना। मुझे लगता है कि आखिर में पहुंचते पहुंचते त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। त्रिकोण में तीसरा कौन है? भाजपा, 3 पार्टियां ही लड़ पाएंगी। तीसरा कौन है? तो जी, तीसरी पार्टी कौन होगी? बताया ना, भाजपा, सपा, बसपा। ओके, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये मोर्चा वगैरह, तो लड़ाई होगी। नहीं, ये सब कहीं कुछ नहीं दिखाई नजर आएंगे, कहीं कुछ मतलब नहीं लिखा है। ये तो जो लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। अगर ये लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वरना इन लोगों को चाहिए कि चाहे सपा के साथ चाहे बसपा के साथ ये लोग मिल जाएं, अपना काम करें, तो ठीक है। थैंक यू। देखिए, बसपा के पास अभी भी बाई इलेक्शन के बाद भी इनके पास वोट जो है 18 से 20% रहा है, तो उसको आप नकार नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सहमत हूं कि बसपा एक बड़ी, बीएसपी एक बड़ी फोर्स है, एक थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जिसके पास गिरी से गिरी हालत में भी 16-18% वोट शेयर रहता है। हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 35-36 सालों से यूपी में पॉलिटिकल जर्नलिज्म कर रहे हैं, और इन्होंने राजनीति के बदलते हुए अंदाज कई बार बहुत नज़दीक से देखे हैं। हेमंत जी, जो लार्जेस्ट अपोजिशन है समाजवादी पार्टी, इसकी तैयारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल। दूसरा, चित्रकूट से ही क्यों शुरू किया अखिलेश यादव ने, ये दूसरी बात। और चित्रकूट के दौरान, उनके दौरान मैंने जो देखा, प्रोजेक्शन और नरेटिव कुछ इस प्रकार है कि जैसे वो पुराने अपने आवरण से बाहर निकलना चाहते हो। हाँ, देखिए, आप हाल के कुछ सालों के सियासत में जो तब्दीली आई है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राजनीतिक स्टेट में, जिसके बारे में आपने खुद ही बताया कि देश की सियासत उत्तर प्रदेश से तय होती है और स्थापित सत्य भी है, उसका लब्बो-लुबाब आप सब समझते हैं। हमको समझ माता लेमैन भी समझता है, जिसको पॉलिटिक्स की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं विद्वानों समीक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की योजना, स्टाइल और स्ट्रेटजी ने जो बरसों तक सत्ता के इर्द गिर्द रहे उत्तर प्रदेश में, उनको अपनी स्टाइल बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखिए, इक्वेशंस पहले दूसरे होते थे। जैसे अभी ताज़ा बात ही आप देख लें
कि कोरोना काल के पहले जो माहौल था, हम लोगों ने डिबेट भी की थी, ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में सीधी सीधी लड़ाई होनी है, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एकदम एक बड़ा अच्छा शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि सीधी लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई, वो स्थितियां बन रही थी। लेकिन अभी इधर जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, भाई देखिए, मंदिर, मस्जिद, धर्म, जात, इसका तो बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ पीछे चली जाती है, कभी भी फलीभूत नहीं होती है, कोई कितना भाषण करे। जो इधर इक्वेशंस बदले हैं, जैसे आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आपने वो जो राजभर और सबका मिलकर जन भागीदारी मोर्चा की बात की, तो ये जो छोटे छोटे हैं जिनको लोग अभी नकार रहे हैं, ये छोटे छोटे दल ही शायद अखिलेश यादव का जो कद बड़ा हो रहा था। देखिए, अपोजिशन बहुत कमजोर है यूपी में, नगण्य है, दहाई में भी 50 के नीचे हैं लोग, बसपा में 10 सदस्य नहीं बचे हैं, भाजपा बहुत विशाल वटवृक्ष की तरह है। लेकिन जो इक्वेशन बन रहे थे साल भर पहले तक बड़े अलग थे, लेकिन अब जो इक्वेशन बन रहे हैं और पोस्ट बिहार इलेक्शन की एक जो उसकी प्रतीक्षा में जो हम देख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं कि जितने छोटे दल हैं इनको किसी, अगर भाजपा से, तो ये छोटे दल किसके साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ जाने में ये ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे? भाई देखिए, कॉमन विरोध भाजपा से सबका है, कोई एक ऐसा दल नहीं है जिसका सीधा विरोध ना हो। तो अगर इनको भाजपा से, क्योंकि भाजपा देखिए आज तो 3 ध्रुव हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि भाजपा एक बहुत बड़ा एंगल है, बड़ा एंड है। आपको उस बड़े पहाड़ से लड़ना है, सपा बसपा अब एक नहीं हो सकते, ये माना जा रहा है। लेकिन चाहे सपा के साथ, चाहे जैसा कि अभी खान साहब ने कहा बसपा के साथ, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सपा बसपा एक नहीं हो सकती? मैं नहीं कह सकता, मैंने बहुत साल तक आपका अनुभव है या आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन? अरे मेरा अनुभव तो 2 साल पहले टूट गया ना, इसके पहले तो यही अनुभव था। मैं आप साथ 70 बार डिबेट में कह चुका हूं कि सपा और बसपा का मिलना पूरे सूरज का पश्चिम से उगना जैसा है। तो उगा ना, उग गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं भाई, हम आप तो समझते हैं चीजें क्या है। मायावती का एकदम ढीला होना, मायावती भाजपा के बगल गिर नजर आती हैं, एक नहीं 20 मिसालें हैं। यह सूरत भाजपा के लिए बहुत सुखदायी है और मुझे लगता है कि भाजपा का थैंक यू। बीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेन जी, समाजवादियों ने शंखनाद चुनावी युद्ध का शुरू कर दिया है। स्थान चुना उन्होंने चित्रकूट। अगर बीजेपी अयोध्या बताती है तो समाजवादी पार्टी चित्रकूट को अपनी थाती समझती है और उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लार्जेस्ट अपोजिशन ने वाकई में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं या अभी वक्त बाकी है इस कार्यक्रम में? देखिए, कामदगिरी की परिक्रमा से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है पूरे जीवन का, और जिस उद्देश्य और मनोकामना को लेकर वहाँ पर परिक्रमा होती है उसका वो फलीभूत होता है। और पुरी साहब ये सब काफ़ी कुछ जानते हैं, धर्म कर्म वाली पार्टी है इनकी। पार्टी का मंदिर पर पेटेंट भी काफ़ी है, मंदिर पर, संतों पर। लेकिन अब अखिलेश यादव गए हैं और इससे पहले उन्होंने कहा था इटावा में कि हम विष्णु जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाएंगे। तो बीजेपी तो भाई राम के नाम पर पूरे देश में उसने शासन किया, प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, तो वो क्यों चाहेगी कि भाई कोई भगवान का इस्तेमाल करे, मंदिर का इस्तेमाल करे कोई और पार्टी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां करने का सबको हक है। जब आंदोलन नहीं कर पा रहे राजनीतिक दल तो वो अपना प्रशिक्षण करेंगे, अपने मित्रों के घर जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे। ये भी प्रचार का एक तरीका है। अखिलेश यादव निकले हैं आज बुंदेलखंड के दौरे पर, अभी बांदा है, महोबा रुकेंगे, आगे जाएंगे। इस देश में, इस प्रदेश में जब भी चुनाव होगा तो ये जरूर होगा कि बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत गठबंधन या पार्टी कौन है जो लड़ेगी। और बीजेपी भी ये जानती है कि अखिलेश यादव कुछ छोटे दलों को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो दल कौन कौन से हो सकते हैं इस पर बीजेपी भी मंथन करती है, निगाह लगाए हुए है। लेकिन जितना उपहास पहले बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू कहती थी, अब नहीं कहती।
देखिए, जिसका जितना उपहास करोगे उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी, और ये बात वक्त हर चीज का जवाब देता है। कुल मिलाकर ये है कि अखिलेश यादव कोई ऐसे नेता नहीं है जिनको उत्तर प्रदेश में लोग जानते ना हो या जिनका काम ना देखा हो। अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे और बहुत काम सारे उन्होंने किए जो उनकी उपलब्धियां हैं। अब विपक्ष को भी वो सम्मान कई बार देते रहे हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण आप समझिए, जब बिजली को खातिर श्याम देव राय चौधरी बीजेपी के विधायक बनारस में धरने पर बैठे थे, तो अखिलेश ने उनको जहाज से लखनऊ बुलवाकर उनका धरना खत्म कराया था। विपक्षियों को भी वो पूरा सम्मान देते रहे हैं। आज इसीलिए वो फिर सड़क पर निकले हैं, लोग उनके साथ आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि और भी दल उनका साथ देंगे। लेकिन उनकी रणनीति क्या है और ये क्या कार्यक्रम आज इन दिनों वो चला रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है इस बार? ब्रजेश जी, जिस देश पर मुगलों ने सैकड़ों साल राज किया, तब तो वो भारत जो है मुसलमानों का देश तो नहीं बन पाया। ये भाजपा वाले मुसलमान का डर दिखाकर हिंदुओं का वोट लेते रहते हैं खाली। ये 80% आज की तारीख में हिंदू है इस देश में, कैसे मुसलमान हावी हो जाएगा इस देश पे? ये राजनीति जो हिंदू और मुस्लिम में बांटकर हो रही है, आज क्या देश को और प्रदेश को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो जातिवाद की राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें? विकास का काम करने वाले को जनता वोट नहीं देती है। उसके बनाए मेट्रो में चढ़ेगी, उसके बनाए एक्सप्रेस वे पर चलेगी, उसके बनाए हुए अस्पताल में इलाज कराएगी, उसके बनाए हुए लायन सफारी में जाएगी। लेकिन समस्या यह है, मैदानता उसका बनाया हुआ है, जेपी एनआईसी बन के खड़ा है, रिवर फ्रंट पे घूमने जाते हैं लोग, लेकिन अमूल दूध का प्लांट, एचसीएल कंप्यूटर की फर्म, इकाना स्टेडियम क्या नहीं है लखनऊ में जी, लेकिन वोट हिंदू और मुस्लिम पे देंगे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती पेश करेगा, लार्जेस्ट अपोजिशन, वो समाजवादी पार्टी होगी या बीएसपी होगी? देखिए, बनारस में अभी विधान परिषद के 2 चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। इंटेलेक्चुअल वर्ग का चुनाव होता है, बीजेपी चुपचाप उस हार को पी गई, बोली नहीं। प्रधानमंत्री क्षेत्र में ये दोनों चुनाव हार गए। अब ये कहते हैं साहब हमने 6 उपचुनाव जीत लिए, अखिलेश हार गए। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि कोई भी लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं है और वो जीता ही नहीं जो कभी लड़ा ही नहीं है। तो लड़ना तो है ही है और लड़ने के लिए निकले हैं। आज रणनीति की बात ये करते हैं। राजभर इनकी पार्टी का गठबंधन छोड़कर चले गए हैं। अखिलेश नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है, मगर कामयाबी एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। तो जो गलियों में घूमता है, सड़कों पर चलता है, आंदोलन करता है, वही तो जीतेगा, वही तो सरकार बनाएगा, वही तो चुनाव लड़ेगा जी। लेकिन चूंकि आज बीजेपी का सिक्का चल रहा है, इनका समय चल रहा है, इसलिए वो हर चुनाव जीत रही है। समय जिसका साथ देता है ब्रजेश जी, वो बड़ों को मात देता है। तो अखिलेश यादव का ये जो मूव हुआ है बुंदेलखंड की तरफ, इससे पार्टी कैडर में कुछ उत्साह का संचार होगा या फिर ये सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक कार्यक्रम मात्र है? देखिए, आज की तारीख में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ही एकमात्र विकल्प हैं। और निश्चित ही जब अखिलेश यादव घूम रहे हैं तो उत्साह का संचार तो उनके कार्यकर्ताओं में होगा ही। जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, जो विपक्ष का वोट है, जब उसका नेता सड़कों पर आएगा, उनके लिए संघर्ष करता दिखेगा, तभी तो वो उनके साथ जुड़ेगा। अखिलेश यादव यूथ आइकॉन क्यों रहे उत्तर प्रदेश में? अब या तो भाषण ले लो या तो काम, या तो जुमला ले लो और या तो भाई
बहुत सारी चीजें हैं जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लेकिन देखिए, चुनाव हारना और जीतना ये चलता रहता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 से 40 साल में आप बता दीजिए कि कोई पार्टी, कोई सरकार रिपीट हुई है? जनता ने बहुमत दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन जनता ने भ्रष्टाचार पर और नहीं, अंतिम सरकार कांग्रेस की थी जो रिपीट हुई थी 85 वाली, जिसमें नारायण दत्त तिवारी तो 30 साल पहले करीब रही होगी। हाँ हाँ, उसके बाद कोई सरकार बैक टू बैक रिपीट नहीं हुई। देखिए, भ्रष्टाचार पर, गुंडागर्दी पर, कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में सरकारों का हमेशा परीक्षण होता रहा है और सरकारें इसी पर बनी और बिगड़ी हैं। और इस पर ये चुनाव के अंतिम साल का जो वक्त होता है, जिस दौर में हम आप आ गए हैं, ये निर्णायक साल है। ये निर्णायक मुद्दे इस साल में आएंगे और जो मुद्दे अभियान बनेंगे वो सरकार के लिए परेशान नहीं करेंगे जी। बहरहाल जो विपक्ष में है वो इस शेर से अपना हौसला बनाए रखें कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, और बर्फ बनने तक बस हौसला बनाए रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे जी को स्क्रीन पे लिया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मनोज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी भले ही ग्राउंड पे उतरकर अपनी रणनीति तैयारी बना रही हो, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रही हो, ट्रेनिंग दे रही हो, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अन्य छोटे दलों के साथ एक अलायंस करना चाहिए अपनी पार्टी के बेहतरी के लिए? और क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया था कि हम किसी बड़े दल से इस बार समझौता नहीं करेंगे, यद्यपि हम छोटे दलों के साथ समझौता करेंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये हमारे जो उच्च नेता हैं वो लगातार ये दलों के संपर्क में हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये पहले ही कह दिया कि हम छोटे दलों से जो हमारे अनुकूल हैं उनसे हम समझौता करेंगे, तो वो संपर्क में है समाजवादी पार्टी के साथ, और वक्त आने पर उसका हम खुलासा भी करेंगे। जी, दूसरी बात यह कि 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन है, आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, देखिए मायावती जी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 4 बार, और देश की वरिष्ठ नेता हैं जी, 4 बार। तो हम लोग उनको शुभकामनाएं देंगे, ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हेमंत जी चाहते हैं कि आप लोग दोबारा क्या मिलने की कोई संभावना है? देखिए, हेमंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हेमंत जी जानते हैं कि राजनीति में कोई निजी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। राजनीति में जो है संभावनाओं का सदैव अंबार रहता है, और राजनीति में कोई लकीर खींच के राजनीति नहीं होती है। तो राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि इससे हमारा कल समझौता होगा, इससे हमारा समझौता लगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ आप केंद्र में देखिए, तमाम राजनीतिक दल उनके साथ थे। आप देखें तो कई उनका साथ छोड़ चुके हैं, उनसे अलग हो चुके हैं, पार्लियामेंट में से अलग हो चुके हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अकेले दम पर बेहद ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दे पाएंगे? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं अकेले? ब्रजेश भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि आपको याद है, मैं 2012 में भी विधायक था और 2017 में भी विधायक था, और 2012 की विधानसभा में हम 229 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, और इसी सदन में 47 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे। नहीं, हम सब वाकिफ हैं, इतिहास से हम सब जानते हैं जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी 324 पर आ सकती है 47 से, तो हम 47-48 से 350 की सीट का लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? ये एक बड़ा सवाल है। आपका लॉजिक में दम है, आपके लॉजिक, आपका लॉजिक है, मैं आपके लॉजिक की बात है जी। और समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज से नहीं, हम पिछले 2.5 वर्ष से समाजवादी पार्टी जमीन पर और धरातल पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन और नेतृत्व पर काम कर रही है। अब ये अलग बात है कि हम टीवी पर बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बता सकते। ओके, ठीक बात है। अमित पुरी जी को बुलाता हूं, आपके मित्र हैं। भाई पुरी जी, बात तो मनोज पांडे की सही है
कि आप भी तो 44-47 विधायक रहा करते थे, आपके पास कौन सा बहुत ताकतवर थे? वो ठीक है कि आपका टाइम सही चल रहा है और आपकी मुद्दे सही है और जनता आपके सपोर्ट में खड़ी हुई और आप इतनी ताकतवर पार्टी बन के उभर कर उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन आप भी ये मत भूलिए कि आप 47 से 325 पहुंचे हैं। निश्चित रूप से राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी दिन नहीं होता, कोई आखिरी समय नहीं होता, और नए साल और नई तारीख इसीलिए आते हैं कि वो अपनी तवारीख लिख के जाएंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और मनोज जी अगर ऐसा मानते हैं कि वह अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इनका नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन मेरा भी नैसर्गिक अधिकार है कि जनता के आशीर्वाद को अंगीकार करते हुए और उत्तर प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पथ पे ले जाते हुए हम आगे बढ़ें। इसमें हमें भी कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो आपत्ति कर कौन रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि उनकी ये पोजीशनिंग है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप अपोजिशन से कैसे निपटिएगा? देखिए, हमारे अपोजिशन से निपटने और लड़ने की बात नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए सब राजनीतिक दल अपने प्रोग्राम और कार्यक्रम और स्ट्रेटजी के आधार पर जाते हैं, और उस स्ट्रेटजी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के अंदर उतरेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरे 5 सालों में जब चुनाव होगा, हमने क्या किया है, हमारे विरोधी कहेंगे इन्होंने ये नहीं किया है, या अल्टीमेट विवेक जनता का होगा। जन जनार्दन इस पे अपनी राय रखेगा। चलते चलते ये बता दो कि 4 साल में किया क्या है? बिल्कुल बताते। 1106 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है और रेडी हो गया, चल रहा है, काम चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा है तो मैं भारत समाचार से कहता हूं जहां नहीं चल रहा है, जहां नहीं चल रहा है उसके ऊपर जेरे बहस एक दिन बहस कर लीजिए। 1106 किलोमीटर गाड़ियां चल रही है ना उसमें कि फाइलों पे 1100 किलोमीटर? जी नहीं, 1106 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। मतलब लेंथ के साथ बता सकता हूं कि कौन कौन से एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर निर्माण में है। पूछ रहा हूं, आप क्यों गुस्सा हो जा रहे हो? आराम से नहीं कर रहा हूं, आप पूछे हुजूर तो मुस्कुराहट और हम जवाब दे दें तो नाफरमानी। बहुत आराम से बात कर रहे हैं, ऐसी गुस्ताखी न कीजिए। आप काबिल हैं, अच्छे हैं, अरे लेकिन हम भी कम मैं आपकी विद्वता को, मैंने कहा कि आप विद्वान प्रवक्ता हैं। जी हुजूर जी। और उत्तर प्रदेश के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक लैंडमार्क मैं एग्जाम्पल बताता हूं। यही उत्तर प्रदेश था कि हमारे विपक्ष के अंदर खड़े हुए लोगों के राज में मऊ के अंदर खुली जीप में राइफल AK-47 लेकर मुख्तार अंसारी चलता था। तब गोरखपुर का सांसद योगी आदित्यनाथ उसको चुनौती देने के लिए निकलता था, और आज वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जनाविश्वास पे मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस की शह पर पंजाब के अंदर से प्रोटेक्शन वारंट के बावजूद उत्तर प्रदेश की धरती में घुसने के लिए डर रहा है। एक AK-47 लेकर मऊ के अंदर क्या मैं आपको चुनौती देता था? क्या मैं 1-2 घटनाएं आपको बता सकता हूं? अगर आप अनुमति दें तो मैं 1-2 घटनाएं बताना चाहता हूं। आप पूछे, हम बताएं। राजधानी लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार रहती है जी, अभी 2 दिन पहले जी एक व्यक्ति को घेर कर 50 राउंड फायरिंग की गई और उसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी हैरान थे। उसकी बॉडी में 42 छेद थे, यानी करीब 25 गोलियां मारी गई थी जी। और ये शरेशाम जी लखनऊ के गोमती नगर में घटना हुई। क्या ये कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है? चुनौती है, और इसके अंदर पुलिस 25 गोलियां बॉडी में, जब कार्रवाई और ना करे, बॉडी में किसी का राजनीतिक संरक्षण हो अपराधियों को, तब जेरे बहस ये मुद्दा क्राइम की बात करते हो। बदायूं में आपने, हम हाजिर आएंगे। बदायूं में आपकी पुलिस ने क्या किया? हाथरस में क्या किया? की चार्जशीट और भ्रष्टाचार पे बात करते हो कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस करके शमशान में क्या हुआ है याद दिलाऊं आपको? कंपनसेशन देने, मैं भी गाजियाबाद के शमशान में क्या हुआ है याद दिलाऊं आपको? एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी आदित्यनाथ की क्राइम और भ्रष्टाचार की बात ये वो सरकार नहीं है जिसमें आप ना करें क्राइम भ्रष्टाचार की बात। और हेमंत तिवारी जी, बदायूं में इस बात की जांच हो रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लीक हो गई? माइनिंग की धरती इसकी जांच नहीं हो रही कि गायत्री की माइनिंग की धरती है, मान तो नहीं है, इसीलिए वहां से अभियान शुरू हुआ है कि नहीं? माइनिंग की धरती से। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी आपके मित्र हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। भाई सुरेंद्र जी, ये तो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और क्राइम तो हो ही नहीं रहा है। उनसे और 1100 किलोमीटर के फ्रीज अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिन्होंने एंडरसन को भगाने और कॉकरोची को भगाने का काम किया, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे। हुजूर कांग्रेस अंडरमाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा सुरेंद्र जी को बोलने दें। करप्शन एंड कांग्रेस आर सिनोनिम्स। थैंक यू। सुरेंद्र जी, 1100 किलोमीटर बता रहे हैं, कहीं एक्सप्रेसवे बन गया है? कहीं नहीं बन गया, अच्छा, बन रहा है जी। अच्छा, बन रहा है जी। ओके फाइन।
और क्राइम और भ्रष्टाचार में तो अभी आपने इनका भाषण सुना ही। बिल्कुल सुरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए, 2-3 बातें अमित भाई को जानकारी है, विद्वान है, लेकिन इतने विद्वान है कि अन्य सरकारों में जब कोई किसी की मृत्यु होती थी तो लोग शमशान घाट उसकी अर्थी ले जाते थे। ये पहली सरकार ऐसी है पूरे हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की तो पहली, जहां शमशान से घरों में अर्थियां आ रही हैं। आपके सामने है। भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि पहले कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता था तो उसको बंद कर दिया जाता था। आज भ्रष्टाचार विधानसभा के अंदर और इनके एसपी और इनके मंत्रियों के कमरों में टेंडर के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जेएमएम ब्राइबरी कांड याद है? कैश फॉर वोट पार्लियामेंट की टेबल पे पहली बार भाई आपके सरकार में देश की संसद ने पैसा देखा। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसमें ब्राइबरी कांड संसद के अंदर देखा, जेएम कांड देखा देश में। वो किसकी सरकार है? ऐसी सरकार है जो सरकार, अरे वो शिबू सोरेन की पार्टी जो अटैची लेकर गई थी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट खाते में एक साथ एक ही रंग के बैग लेकर लोग गए थे, वो किसकी सरकार थी? कैश फॉर वोट किसकी सरकार में पार्लियामेंट पहली बार देश की संसद ने पैसा देखा। सरकार बचाने के लिए पैसा संसद की टेबल पर पहली बार कांग्रेस की हुकूमत पे थैंक यू। और पहली ऐसी सरकार है जहां पे थैंक यू सुरेंद्र जी। भाई दीपक वाजपेयी जी, छूट जाते हैं, दीपक वाजपेयी जी, मुकदमे वापस अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का सुना, 4 साल में 1100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन रहा है। बिल्कुल। पहला सवाल। दूसरा, भ्रष्टाचार को ये जीरो टॉलरेंस है, कड़ी कार्रवाई करते हैं। और तीसरा, अपराध पर तो समझौता ही नहीं है, मतलब बहुत भयानक कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी। दीपक वाजपेयी, गो अहेड। ओके। हाँ ब्रजेश जी, मैं तो बड़ी शुभकामनाएं दूंगा और मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को अपने सरकार के कामों पे इतना नाज है। मैं तो एक बहुत छोटी सी चुनौती यहां पर रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि प्रदेश की जनता से कहे कि अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं तो स्कूलों पर आप हमको वोट दीजिए, अगर स्कूल अच्छे नहीं तो वोट मत दीजिएगा। अगर हमने अस्पताल बनाए हैं और आप खुश हैं अस्पतालों में होने वाली चिकित्सा से तो आप हमें वोट दीजिएगा, वरना हमें वोट मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि देश में सबसे कम पैसे की बिजली आप खर्च कर रहे हैं तो आप हमें वोट दीजिएगा। वो आप अपने जाल में बीजेपी को फंसा रहे हैं। आपको स्वच्छ पीने का पानी मिल रही है नहीं। तो आप जाल में फंसा रहे हैं। पॉलिटिकल एजेंडा सेट कीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी और यह भी बताएगी कि दिल्ली के अंदर 3 किसान कानून को लागू करने वाले सिंधु बॉर्डर पे जाकर बोले ये दोहरे चरित्र के लोगों का चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आएगा। जानेगी उत्तर प्रदेश। दूसरा पॉइंट जो आपने बिहार के दूसरा जो पॉइंट कोरोना के कालखंड में कैसे लोगों को तड़पता हुआ छोड़ दिया। सुनिए, अगर ये शोर मचाएंगे प्रदेश जी, ये डिबेट का कोई तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता का परिचय दे रही है। बलात्कारियों की पार्टी, इनका छोटे छोटे बच्चों से छेड़छाड़ करने का पार्टी है, उनके ऊपर ये इनका क्या जवाब एक एक करके नाम गिनाओ। ये बलात्कारियों की पार्टी से बोले थोड़ी देर चुप रहे। सुने, हाँ बोले। बलात्कार करने वाले थोड़ी देर चुप रहे। ओके, अब बोले। आप सर्टिफिकेट दे देंगे। शरद जोशी जी ने एक लेख लिखा है कि नेतृत्व की ताकत माने नेता, और एक नेताजी की ताकत, एक दिन सुबह सो के उठे उन्होंने देखा कि जनता का जो ता उनके पीछे लगा था वो गायब हो गया। तो वो लिखते हैं कि नेता दुखी था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जनता के पास जाए और कबूल करे कि उसमें ता यानी ताकत नहीं है। एक दिन उसने अजीब काम किया, कमरा बंद कर जूते में से ता निकाला और ने के पीछे चपकाकर फिर नेता बन गया। यद्यपि उसके व्यक्तित्व से दुर्गंध आ रही थी मगर वो खुश था कि चलो नेता तो हूं। पार्टी ने कहा जो भी नेता है ठीक है, समस्या केवल ये रह गई कि जब वो जनता के बीच गया के सिवा तो मेरे पास मेरे दोस्त कोई किस्सा नहीं है। ये जूते थैंक यू। पूछना चाहता है। ओके अहमद खान जी, आप मुझे बताइए कि जो कुछ भी अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आने वाले समय में विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के सपोर्ट में खड़ा होगा या फिर ये सब लोग अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आप दोनों शांत हो जाइए। पुरी जी, वाजपेयी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मैंने कहा ब्रजेश जी आप, हाँ खान साहब बोलिए। आप देखिए ब्रजेश जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी जब आदमी अपने रणनीति के हिसाब से मैदान में आएगा
तो आखिर में जो तय होगा वही तय माना जाएगा कैसे चुनाव होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बीजेपी से ने सारा काम कर दिया, अभी आपने सारे काम आपने खुद ही गिना दिए कि एक भी इनका एक्सप्रेस वे बन के 4 साल में तैयार नहीं हुआ, और 2 दिन पहले जो घटना घटी है, इतनी शर्मनाक घटना जिसका कोई जवाब नहीं है। 1 हफ्ता पहले इसी लखनऊ में बंधक बना के डकैती पड़ी, तो जीरो टॉलरेंस की बात नहीं सुनना चाहिए। ये बात को मान लेना चाहिए कि हाँ हमारे वहां जो है जो एसपी मनोज गुप्ता के साथ बर्थडे वाले दिन मायावती जी के क्या हुआ था भाई, जरा देश जानना चाहता है। मनोज गुप्ता के साथ बर्थडे वाले दिन कौन सा बंधक बना के कार्यक्रम किया गया था बर्थडे बनाने का इटावा में मनोज गुप्ता जूनियर के साथ? एमएच खान है, वो जवाब दे देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ भाई, हम करारा जवाब देते हैं। एमएच खान को मत उकसाओ, कैसे मारे गए एमएच खान को मत उकसाओ, जानना चाहता है ना। जरा सा बोलने दीजिए। अमित जी आप अगर शांत हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, वरना आप तो नंगे हो चुके हो। अच्छा। आपको तो पूरा पैनल ने नंगा कर दिया है। अच्छा। आप कहीं के नहीं रहे हो। अच्छा। आप अगर आप हंसना चाहते हो तो आप बेहयाई हंसी हंस सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी आपको कि हाँ ये सब घटनाएं घटी है, जनता ने देखा है। शमशान घाट से 45 लाशें निकली हैं, अभी 45 लाशें। ईओ ने वहां पर 16 लाख का घूस लिया है, इससे इनकार कर सकते हैं क्या? रिकवरी करा थी पहली बार आजाद हिंदुस्तान। अरे बोलने दे आप, खान साहब का गला क्यों पकड़ रहे हैं? हाथरस में हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ हिंदू ये देश में पहली बार हुआ है जब से देश आजाद हुआ है। कहां बातें छिपाते फिरेंगे आप? नहीं कुछ नहीं छिपा रहे आप, जेरे बहस हर मुद्दा लाइए, स्वागत है आपका। उसको मानना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके हेमंत तिवारी जी, क्या करके लाइए? ओके हेमंत तिवारी जी, नहीं खान साहब के प्रति सम्मान का भाव रखें, बुजुर्ग है, हम सबके लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। भाई हेमंत जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है? देखिए ऐसा है, उसी तरह से पाला है उनको, अरे शांत रहिए थोड़ी, उसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। देखिए पुरी जी, देखिए ऐसा है साहब, हैसियत में रह के बात करो, हमारी आपकी बात हो रही है, जाहिलों की तरह बात हो रही है। वालदेन और वालिद के ऊपर उतरोगे। हेमंत जी बोलिए प्लीज, वक्त नहीं है। टाइम ओवर हो चुका है, मैं हेमंत जी आपसे क्षमा मांगता हूँ, हेमंत जी क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टाइम ओवर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी आपसे विशेष प्रार्थना है कि मुझे क्षमा कीजिएगा, अंत में आपको बोलने का वक्त ये लोगों ने झगड़े में बिता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।